स्वतंत्रता का अधिकार 19 स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में कहा गया मूल भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थीं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 19(1)(f) में उल्लिखित संपत्ति के अर्जन धारण तथा व्ययन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, जिससे वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पॉइंट नंबर ए में बोला गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(a) में अनुच्छेद 19(a) कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(a) में 19(b) में क्या बोला गया? शस्त्र रहित निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1(b) में 19(1)(b) में कहा गया शस्त्र रहित शस्त्र रहित निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(b) में। अनुच्छेद 1(c) में क्या कहा गया? संघ एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। संघ एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(c) में। 19(1)(d) में क्या कहा गया है? भारत के राज्य क्षेत्रों में अथवा भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 1(d) में, अनुच्छेद 1(d) में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1(d) में। अपवाद क्या है? अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्रों में प्रवेश से वर्जित है। अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र में नहीं जा सकते हो। 19(e) क्या कह रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19(1)(e) कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। 19(1)(e) इसमें भी अपवाद है कि अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब 19(f) तो संपत्ति का अधिकार उसे समाप्त कर दिया गया है। 19(g) क्या कह रहा है? कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(g) में बोला गया कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता है 19(1)(g) में। इन स्वतंत्रताओं में देश की एकता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। इन स्वतंत्रताओं में देश की एकता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि मूल भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत 19(1)(f) में उल्लिखित है कि संपत्ति के अर्जन धारण तथा व्ययन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, जिससे वर्तमान में कुल 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो 19(1)(a) कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है 19(1)(a) में।
19(1)(b) कहता है शस्त्र रहित, बिना शस्त्र के, शस्त्र रहित निरायुध, शस्त्र रहित निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है बी में, 19(1)(b) में। 19(c) में संघ एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है 19(1)(c) में। 19(1)(c) में संघ एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता 19(1)(d) में। 19(1)(e) में है भारत के राज्य क्षेत्रों में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता 19(1)(e) कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है 19(1)(e) के तहत। 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार है जो उसको समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। तो 19(1)(g) क्या कह रहा है, कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता 19(1)(g) में है। कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(g) में है। इन स्वतंत्रताओं में देश की एकता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। देश की एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अब आर्टिकल 20 क्या कह रहा है, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराध की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराध की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण 19(20) में, वो 20 में, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20(a) क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। 20(b) क्या कहता है, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 20(c) क्या कहता है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराध की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20(a) कहता है किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराध नहीं माना जाएगा, किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। 20(b) में कहता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य। 20(c) कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त
उसकी प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसकी प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। पॉइंट नंबर, मुख्य न्यायाधीश J.S. खैर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा सर्वसहमति से 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार को मूल तत्व करार दिया गया है। न्यायमूर्ति एस पट्टास्वामी, न्यायमूर्ति के एस पट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश J.S. खैर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ J.S. खैर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा सर्वसहमति से 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल तत्व करार दिया गया है। न्यायमूर्ति के एस पट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद के मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अन्य मौलिक अधिकारों की तरह निजता का अधिकार भी असीमित नहीं है। इस पर व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 1954 तथा 1962 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। मुख्य न्यायाधीश J.S. खैर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मति से 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मूल तत्व करार दिया गया है। न्यायमूर्ति के एस पट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार की तरह निजता का अधिकार भी असीमित नहीं है। इस पर व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अन्य मौलिक अधिकारों की तरह निजता का अधिकार भी असीमित नहीं है। इस पर भी व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 1954 तथा 1962 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। 1954 तथा 1962 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार।
आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है। इस प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। इसके लिए संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। इसके लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया है। 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। तो 21A शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है। इसका प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। इसके लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। जेपी उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। जेपी उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। जेपी उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। जेपी उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार 1993। जेपी उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद के तहत। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध नजरबंद से संरक्षण। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध नजरबंद से संरक्षण। आर्टिकल 22A कहता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। 22B कहता है कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को उसके पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा। 22C कहता है कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकट न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना अनिवार्य है। ये अधिकार ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे जो शत्रु देश का नागरिक हो जिसे निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया हो। जिसे निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया हो। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण नजरबंद। 22 ये कहता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है। 22B कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार होता है। 22B कहता है गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को उसके पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा। 22C कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकट न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना अनिवार्य है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकट न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना अनिवार्य है। ये अधिकार ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे जो शत्रु देश का नागरिक हो जिसे निवारक निरोध
अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया हो। निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया हो। निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 आर्टिकल 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम पर रोक, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम पर रोक। मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव तस्करी तथा महिलाओं एवं लड़कियां को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना सम्मिलित है, जबकि बाल श्रम के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी एवं व्यभिचार आता है। मानव के आर्टिकल 23 मतलब आर्टिकल जो 23 है 23 है, मानव के दुर्व्यापार तथा बाल श्रम पर रोक। मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव तस्करी तथा महिलाओं एवं लड़कियों को बच्चियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना सम्मिलित है, जबकि बाल श्रम के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी एवं व्यभिचार आता है। बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध अधिनियम 1976 पारित किया गया है। बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंध करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध अधिनियम 1976 बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध अधिनियम 1976 पारित किया गया है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध आर्टिकल 24 कहता है। 14 वर्ष नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने अथवा खाने में नहीं लगाया जा सकता, खाने में नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने अथवा खान में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986 तथा बाल श्रम प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 2006 पारित किया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने अथवा खान में नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने अथवा खान में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986, बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986 तथा बाल श्रम प्रतिबंध संशोधन अधिनियम जो 2006 पारित किया गया है। 2016 में इसमें संशोधन करते हुए इसका नाम परिवर्तन किया गया है। 2016 में इसमें संशोधन करके इसका नाम परिवर्तन किया गया है। नया नाम है बाल तथा किशोर श्रम अधिनियम 1986। परिवर्तित किया गया है नाम बाल श्रम, बाल तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 पारित किया गया है। 2016 में इसमें संशोधन करके इसका नाम परिवर्तित किया गया है। इसका नया नाम है बाल तथा किशोर श्रम अधिनियम 1986 निषेध एवं विनियमन। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? भारत में पंथ निरपेक्षता की स्थापना करने के लिए इसे मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। भारत में पंथ निरपेक्षता की स्थापना करने के लिए मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल किया गया। आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने तथा उसके पालन की स्वतंत्रता है। नोट है, सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार इसके अंतर्गत सम्मिलित है। आर्टिकल 25 कह रहा है, आर्टिकल 25 जो है वो कह रहा है सभी व्यक्ति को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने तथा उसके पालन की स्वतंत्रता है। नोट है, सिक्के को कृपाण धारण करने का अधिकार इसके अंतर्गत सम्मिलित है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक अथवा पूजा प्रयोजन हेतु धार्मिक स्वतंत्रताओं की स्थापना करने तथा उसे संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक अथवा पूजा प्रयोजन हेतु धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनसे संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। 26 कह रहा है, आर्टिकल 26 कह रहा है कि धार्मिक अथवा पूजा प्रयोजन हेतु धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा उससे संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। आर्टिकल 27 कह रहा है किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके उपयोग धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाना है। आर्टिकल 27 है, अनुच्छेद 27 कह रहा है किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाना हो। जिसका उपयोग धर्म की अभिवृद्धि के लिए किया जाना है। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? 28 राज्य निधि से पोषित किसी विशेषण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सकारात्मक है, ना कि नकारात्मक। इससे आशय है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म का दुष्प्रचार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 28 कह रहा है राज्य निधि से पोषित किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से, स्टेट की जो राज्य निधि है वहाँ से पोषित किसी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सकारात्मक है, ना कि नकारात्मक। इससे आशय है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म का दुष्प्रचार नहीं कर सकता है। आर्टिकल बढ़ेंगे अब शिक्षा तथा संस्कृति संबंधित अधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति संबंधित अधिकार है 29-30 में। शिक्षा तथा संस्कृति संबंधित अधिकार है 29-30 में। तो मौलिक अधिकार के अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अनुच्छेद 29 में कहता है कि देश के सभी नागरिकों को अपने भाषा, संस्कृति तथा लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 कह रहा है देश के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। देश के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा लिपि बनाए रखने का अधिकार है। देश के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा लिपि, अपनी भाषा, संस्कृति
तथा लिपि बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 30 धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद की शिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा उन पर प्रशासन करने का अधिकार है। सरकार अनुदान देते समय इन संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 30 कह रहा है धर्म अथवा भाषा के आधार पर आर्टिकल 30 कह रहा है धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उन पर प्रशासन करने का अधिकार है। सरकार अनुदान देते समय इन संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। सरकार अनुदान देते समय इन संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल अब 6वां पॉइंट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल किसमें था? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार है आर्टिकल 32। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती हैं। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह 5 रिट लैटिन भाषा के शब्द में है। यह 5 रिट लैटिन भाषा के शब्द में है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है। 24 घंटे में आने जाने का समय तथा छुट्टी का समय सम्मिलित नहीं है। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है सशरीर उपस्थित होना। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है। 24 घंटे में आने जाने का समय तथा छुट्टियों का समय सम्मिलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस में जो ये कहता है कि इसके अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है। 24 घंटे में आने जाने का समय तथा छुट्टी का समय सम्मिलित नहीं है। परमादेश सेकंड पॉइंट है परमादेश। हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ है हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। परमादेश मैंडमस हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्था को आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि सम्मत करे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्था को आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि सम्मत पूर्वक करे।
यह रिट राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति तथा निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। मैंडेवस क्या कहता है? परमादेश। सेकंड पॉइंट, हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। हमारा आदेश या हम आदेश देते हैं। हमें इसमें सर्वोच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्था को आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि सम्मत करे। यह रिट राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति तथा निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। सेकंड पॉइंट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। इसका अर्थ है रोकना, प्रोहिबिशन। यह रिट सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में ही जारी होती है। यह रिट सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में ही जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय में चल रहे किसी मामले से संबंधित सुनवाई को रोक देने का आदेश देता है। प्रतिषेध होता है प्रोहिबिशन, इसका अर्थ होता है रोकना। यह रिट सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में ही जारी होती है। यह रिट सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में ही जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय में चल रहे किसी मामले से संबंधित सुनवाई को रोक देने का आदेश देता है। उत्प्रेषण चौथा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट था प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। फोर्थ पॉइंट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ है प्रमाण सहित, प्रमाणित होना। उत्प्रेषण होता है सेंसुररी होता है प्रमाणित होना। यह रिट सिर्फ न्यायालय क्षेत्रों में जारी होती है। यह रिट सिर्फ न्यायालय क्षेत्रों में जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय से किसी मामले से संबंधित दस्तावेज अपने पास बुलाकर नए सिरे से सुनवाई प्रारंभ कर देता है। उत्प्रेषण होता है सेंसुररी, अर्थ है प्रमाणित होना। यह रिट भी सिर्फ न्यायालय क्षेत्रों में ही जारी होती है। यह रिट भी सिर्फ न्यायालय क्षेत्रों में ही जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय से किसी मामले से संबंधित दस्तावेज अपने पास बुलाकर नए सिरे से सुनवाई प्रारंभ कर सकता है। यह रिट भी सिर्फ न्यायिक क्षेत्रों में जारी होती है। इसमें वरिष्ठ न्यायालय किसी कनिष्ठ न्यायालय से किसी मामले से संबंधित दस्तावेज अपने पास बुलाकर नए सिरे से सुनवाई प्रारंभ कर देते हैं। पांचवा पॉइंट है अधिकार परीक्षा। पांचवा पॉइंट है क्वारंटो का अर्थ है किसी अधिकार से इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद संबंधी किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है। पॉइंट नंबर 5 कहता है अधिकार परीक्षा क्वारंटो। इसका अर्थ है किसी अधिकार से इसके अंतर्गत किस अधिकार से इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद संबंधी किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अधिकार परीक्षा क्वारंटो अर्थ है किस अधिकार से इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद संबंधी किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जा सकती है। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं मौलिक अधिकार की विशेषताएं निम्नलिखित है। मौलिक अधिकार की विशेषताएं निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 न्याययोग न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। न्यायालय योग न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय।
ये न्यायालय योग्य हैं, अर्थात ये न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। न्यायालय योग्य, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ये न्यायालय योग्य हैं, अर्थात ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध हैं। नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ये देश के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में उपलब्ध है। साथ साथ विदेशी नागरिकों तथा कानूनी व्यक्ति को भी प्रदान किए गए हैं। कोई संस्था या कंपनी को भी प्रदान किए गए हैं। नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ये देश के नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में उपबंधित है कि साथ साथ विदेशी नागरिकों तथा कानूनी व्यक्ति को भी प्रदान किए गए हैं। कोई संस्था या कंपनी को भी है। ये संविधान द्वारा प्रदत्त है। ये देश के मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। ये देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। कानूनी महत्व, ये कानूनी महत्व के होते हैं, अर्थात कानून द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। इन्हें लागू कराने के लिए कानून होता है। कानूनी महत्व क्या होता है? ये कानूनी महत्व के होते हैं, अर्थात कानून द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। या इन्हें लागू कराने के लिए कानून होता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषताएं से युक्त। इनमें से कोई नकारात्मक तत्वों से युक्त होते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, नागरिकों के साथ भेदभाव न करना, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता, व्यक्तियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना। 15 में सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषताओं से युक्त। इनमें से कुछ नकारात्मक तत्वों से युक्त होते हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, नागरिकों के साथ भेदभाव न करना, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता, व्यक्तियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना। पॉइंट नंबर 6 कहता है युक्तियुक्त निर्बंधन। ये असीमित नहीं है, अतः देश की एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 19(1) में देश के नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता पर है। ये असीमित नहीं है। युक्तियुक्त निर्बंधन ये असीमित नहीं है, अतः देश की एकता, अखंडता एवं लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं। विशेषताएं अनुच्छेद 19(1) में देश के नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता पर है। पॉइंट नंबर 7, राष्ट्रीय आपात के निलंबन। राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 तथा मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल 352 तथा मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 8 कह रहा है संविधान संशोधन द्वारा संशोधित।
संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संसद इनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन सामान्य विधि से नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यकता है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 13 कह रहा है संविधान का आधारभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन द्वारा संशोधित संसद इनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन सामान्य विधि से नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 13 संसद द्वारा उपरांतरण सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल तथा सुरक्षा गुप्तचर एजेंसियों के मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 संसद द्वारा उपरांतरण सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल तथा सुरक्षा गुप्तचर एजेंसियों के मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 33 पॉइंट नंबर 10